नमस्कार दोस्तों। एक इशू हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है पिछले 10 दिनों से। हमारे देश में लाखों युवा ऐसे हैं जो बिल्कुल डेस्परेट हैं भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन देखो काफ़ी बार ना ऐसे युवा ट्रैप में फंस जाते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। अभी आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। आपको पता है ऑलमोस्ट 30 से लेकर 50 युवा वहां पर रशिया की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं यूक्रेन के अगेंस्ट। आखिरकार ये कैसे हुआ? क्योंकि इंडिया में मौजूद ट्रैवल एजेंट्स ने उन्हें झांसा दिया कि आपको ना रशिया में आके रशियन आर्मी की हेल्पर की जॉब मिल रही है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आपको पीआर वीजा मिल जाएगा, बाद में आके जाके आपको शेंजेन वीजा मिल जाएगा, आपकी सैलरी काफी बढ़िया होगी, आपको युद्ध में नहीं लड़ना, सिर्फ रशियन आर्मी के हेल्पर के तौर पे काम करना है। लेकिन इस झांसे में आके जब युवा रशिया पहुंचे तो वहां पे तो देखो उनके पासपोर्ट्स उनसे छीन लिए गए और उनको कॉम्बैट रोल में धकेल दिया गया, लड़ने के लिए भेज दिया गया, ना कि हेल्पर जॉब्स के लिए। और दुख की बात यह है ऐसे ही एक भारतीय की अब डेथ भी हो चुकी है। इस पूरे इशू को देखो हम डिटेल से समझते हैं कि आखिरकार भारतीयों में इतनी होड़ क्यों है विदेशों में जॉब करने की। क्या रीजंस हैं? इंडिया में जॉब नहीं है वो तो सिर्फ देखो एक डायमेंशन है, जॉब तो वहां भी नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार 2023 में 13 लाख स्टूडेंट्स काम करने के लिए विदेशों में गए। 13 लैक्स। अब देखो 13 लैक्स में ना ऑलमोस्ट 65% जो स्टूडेंट्स है ना वो तो 4 देशों में गए। यूएसए, दूसरे नंबर पे यूके, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पे कनाडा। समझे? और स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए गए हैं ना, आपको हैरानी होगी, ऐसे ऐसे देशों में पढ़ने के लिए गए हैं जो इंडिया से इतनी दूर हैं, जहां पे पर कैपिटा इनकम हो सकता है इंडिया से भी घटिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इंडिया से भी घटिया हो। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे वेनुजुला, किर्गिस्तान, ऐसे ऐसे देशों में भी भारतीय पढ़ने के लिए गए हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्यों, व्हाई? देखो सबसे बड़ी चीज ये है, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में ना कंपटीशन काफी ज्यादा है। जैसे आप यूपीएससी का एग्जांपल लीजिए, हालांकि ये जो एग्जाम है जॉब का एग्जाम है, बट 10 लाख कैंडिडेट्स हर साल फॉर्म भरते हैं। सीरियस कम होते हैं लेकिन फिर भी फॉर्म तो 10 लाख के आसपास भरते हैं और सीट्स हैं सिर्फ 1000। उसी प्रकार से आप जेई नीट का देखिए, नीट का जो फॉर्म है ना ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट्स भरते हैं और सीट कितनी है? ऑलमोस्ट 1,40,000 डेंटिस्ट की मिला के। इवन जेई का फॉर्म भी ऑलमोस्ट 11 लाख लोग भरते हैं, जिससे आईआईटी में सिलेक्शन होता है। और फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? 17,000। ऑलमोस्ट 23 आईआईटी है ना हमारे देश में। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या? बाकी स्टूडेंट्स कहां जाते हैं? उनको देखो भारत में ना बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं लगती, मतलब लगता है उनको कि इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए वो विदेशों में एमबीबीएस या फिर दूसरी डिग्री करने के लिए जाना चाहते हैं। हमारे देश में एक बड़ी समस्या ये है, वैसे तो कहने को 1200 यूनिवर्सिटीज हैं, 50,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस तो देखो सिर्फ एक रिसोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। देखो कोई भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी ना इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रियल एस्टेट से नहीं बनता। वहां पे कैसा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, कितना क्वालिटी के साथ में, कैसी फैकल्टीज हैं, कैसा लैब संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना, वैसे 15 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में ना, झारखंड में जहां 81 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है, बिहार में 68 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है। मतलब स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो काफी पुअर है हमारे देश में। हमारे देश में आपने देखा होगा चैंस है पॉलिटिशियंस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कमलनाथ कांग्रेस के लीडर है मध्य प्रदेश में, उनके बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। बीजेपी के लीडर मान लीजिए जैसे बृजभूषण शरण, जिनका रेसलिंग में नाम आया था, रेसलिंग फेडरेशन के वो अध्यक्ष थे और उन पे आरोप लगे थे काफी सारे, उनके 60 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। तो सिर्फ एक दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, कहने का मतलब आप समझ गए ना। क्वालिटी कॉलेजेस हमारे देश में बहुत कम हैं
अब ऐसे कॉलेजेस से जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनकी जॉब नहीं लगती, जॉब नहीं लगती तो वो निराश हो जाते हैं कि ऐसे कॉलेजेस में पढ़ने का फ़ायदा क्या। उन्हें यह लगता है कि विदेशों में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे एजुकेशन हासिल करेंगे तो जॉब आसानी से लग जाएगी। बट देखो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ना दूसरे देशों में भी ना जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे आसानी से एडमिशन मिलता नहीं है। यूके की एक खबर जिस पे हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, इवन यूके की जो सरकार है वहाँ पर यूके में काफ़ी सारे कॉलेजेस को उन्होंने बंद करवाया, क्योंकि वो ऐसी डिग्री स्टूडेंट्स को दे रहे थे जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। बच्चे इतना पैसा लगा के वहां पे पढ़ते, लेकिन मार्केट में उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं और बच्चों की जॉब नहीं लग पाती थी। और जानते हो एक चीज, ये तो चलो हमने स्टूडेंट्स की बात की, कई बार जॉब्स के लिए जो लोग बाहर जाते हैं ना, एवरेज के तौर पे 32 लाख रुपए खर्च करते हैं बाहर जाने के लिए, इस उम्मीद में कि वहां पे जाके कोई जॉब मिल जाएगी और ये सारा जो पैसा लगा है उसकी हम भरपाई कर देंगे। बट देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ना कोविड के बाद ये जो डेवलप कंट्रीज है ना, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में भी ना जॉब्स की भारी कमी है। इन देशों की कंपनीज में भी जैसे गूगल, अमेजोन, यहां पर भी ना ले ऑफ देखने को मिला है, निकाला गया है बल्कि कर्मचारियों को, ताकि रिसोर्स ऑप्टिमाइज किया जा सके। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना भारतीय 6-6 महीने तक इंतजार करते हैं कि कोई जॉब मिल जाए, लेकिन आखिरकार उन्हें वापस भारत में लौटना पड़ता है और काम भी मिलता है कई बार तो पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं मिलता, समझे। इवन हम देखते हैं कि कई बार भारतीयों के ऊपर अटैक्स काफी ज्यादा होते हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, क्योंकि देखो यूएस में लोग ना इनसिक्योर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये लोग ना बाहर से आ रहे हैं और हमारी जॉब्स ले रहे हैं। तो रिसेंट डेज में ना इंडियंस के ऊपर रेशियल अटैक्स जो है ना काफी ज्यादा बढ़ गए हैं यूएस में। लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि आने वाले सालों में बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम हो जाएगी, बल्कि ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि यार फॉरेन में ना इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी है, यहां पे तो इंडियंस मतलब ओवर टाइम करते हैं, लेकिन वहां पे ओवर टाइम नहीं किया जाता है, हॉलीडेज में तंग नहीं किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और काफी सारे लीगल राइट्स हैं वहां पे एम्प्लॉइज के पास। इंडिया में एम्प्लॉइज के पास बहुत कम लीगल राइट्स हैं, तो वहां पे काम करना ज्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, इसलिए वो विदेश में जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, रोड अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो यहीं पे अगर हम अपने बच्चे पालेंगे, यहीं पे परिवार सेटल डाउन करेंगे तो एक अच्छी लाइफ हम व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन देखो एक सच्चाई वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो इंडिया में डोमेस्टिक हेल्प को अफोर्ड करना, मतलब डोमेस्टिक मेड या फिर डोमेस्टिक हेल्प को अफोर्ड करना इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट यूएसए, कनाडा जैसे देशों में ना डोमेस्टिक हेल्प को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर एक और रीज़न आता है क्यों भारतीय विदेश में जाना चाहते हैं, समाज में रेपुटेशन। जैसे देखो पंजाब, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है, अगर लड़का या लड़की दोनों में से कोई फॉरेन में है तो शादी जल्दी हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है ऐसे लड़कों की और लड़कियों की, समाज में जहां रेपुटेशन बढ़ती है और शादी में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए भी बहुत से लोग विदेशों में जाना चाहते हैं। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, नुकसान तो मैंने काफ़ी सारे आपको बताए, जैसे वहाँ पे भी जॉब्स नहीं है, अटैक्स का पॉइंट मैंने बताया कि वहाँ पे इंडियंस पे अटैक्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया, मीनियल जॉब्स करनी पड़ती हैं, डिग्निफाइड जॉब्स नहीं मिल पाती। एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, देखो इंडिया में ना फैमिली वैल्यूज़ और दूसरे समाज में इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा है, घुल मिल के हम रहते हैं फैमिली में भी और समाज में भी। बट जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है ना, वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है, फैमिली के साथ या फिर समाज के साथ इतना घुल मिल के लोग नहीं रहते। तो भारतीय जब वहाँ पे जाते हैं ना तो वो अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा।
समझे? तो ये सारे नुकसान हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है ना विदेश में जाने का, वो पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलता है फॉरेन में जाने का क्रेज। सरकार को कोशिश देखो अपनी तरफ से ये करनी चाहिए कि ना इंडिया में क्वालिटी सीट्स इंक्रीज की जाएं। मतलब कोई भी एग्जाम क्लियर करना एक टूर्नामेंट को जीतने के समान ना बन जाए। समझते हो? मतलब जिसने एग्जाम क्लियर किया बस उसी की सेट लाइफ, और जो उस कंपटीशन में हार गए तो उनके लिए पूरी जिंदगी संघर्ष। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे बढ़े उससे पहले देखो एथिक्स से संबंधित एक एग्जांपल देख लीजिए। काफी सारी एथिकल डायमेंशन इसमें से निकलेगी। बेंगलुरु मेट्रो में ये किसान जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो, ये मेट्रो के अंदर ट्रैवल करना चाहता था, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने इन्हें रोक दिया और बोला कि आपके कपड़े गंदे हैं। बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एक हीरो, मैं तो हीरो ही बोलूंगा, आप वीडियो देखोगे तो एक पर्सन जो है वो मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर रहा है और सिक्योरिटी स्टाफ से क्वेश्चंस पूछ रहा है कि कौन से रूल के तहत आप इन्हें अंदर नहीं एंटर करने दे रहे हो। कोई रूल गाइडलाइंस वहां पे सिक्योरिटी स्टाफ प्रेजेंट नहीं कर सके। देखो यहां पे कौन से एथिकल इश्यूज इमर्ज होके आते हैं। सबसे पहले इंक्लूसिवनेस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखो सबके लिए होता है, आप किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कि आम आदमी उसे अफोर्ड कर सके। अगर आप कपड़ों के बेस पे जज करने लगोगे कि किसे एंटर करने देना है, किसे नहीं करने देना है, ये तो फिर सेकंड इशू इक्वालिटी का भी वायलेशन है, इनइक्वालिटी को प्रमोट करने वाली चीज है। नेक्स्ट, एम्पैथी होनी चाहिए थी सिक्योरिटी स्टाफ में कि एक बुजुर्ग आदमी है, उसको एंटर करने दिया जाता, उसने अपने हाथों में सामान लेके रखा था, मतलब सर पे सामान रख रखा था, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ ने कोई एम्पैथी शो नहीं की, बल्कि ह्यूमिलिएट किया कि नहीं आपको नहीं अंदर ट्रैवल करने दिया जाएगा। इस पूरे एपिसोड में सिर्फ एक बात सही रही, जो मेट्रो अथॉरिटीज है ना, उन्होंने जैसे ये मामला सुर्खियों में आया, जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे ना, उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया और माफी मांगी कि हम डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएंगे और फ्यूचर में ऐसी घटना नहीं होने दी जाएगी। तो एक अकाउंटेबिलिटी जो है फिक्स हुई है। इवन मेट्रो अथॉरिटी की भी उन्होंने जल्दी से एक्शन लिया, रिस्पॉन्सिव रही। ऐसा ही अथॉरिटीज को होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वाटर क्राइसिस से संबंधित है। देखो दो आर्टिकल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है जल जीवन मिशन से संबंधित, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि बेंगलुरु में जबरदस्त वाटर क्राइसिस चल रहे हैं। तो दोनों को हम मिक्स करके डिस्कस करते हैं। वाटर क्राइसिस से संबंधित इशू हमारा कवर हो जाएगा। देखो जल जीवन मिशन भारत सरकार की काफी एम्बिशियस स्कीम है, एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत और भी स्कीम्स आती हैं। मकसद है रूरल इंडिया में सभी हाउस होल्ड्स को टेप वाटर का एक्सेस प्रोवाइड करना। 2023-24 के लिए इस स्कीम का बजट 70,000 करोड़ और 2024-25 का अभी जो इंटरिम बजट आया था, इसमें सरकार ने बोला जल जीवन मिशन के लिए बजट है 70,163 करोड़। अभी तक ना 192.6 मिलियन में से 142.5 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स को ये टेप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है। तो मतलब 74% टारगेट जो है वो कवर किया जा चुका है इस मिशन के अंतर्गत। राइटर कहते हैं देखो ये तो सच है, लेकिन अब आगे ना एक दिक्कत आएगी। सिर्फ टेप कनेक्शन प्रोवाइड करने से काम नहीं चलेगा। अब टेप कनेक्शन है रूरल हाउस होल्ड्स के पास, लेकिन पाइप में लीकेज भी होएगी, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी समय समय पे। और देखो सिर्फ पानी के कनेक्शन से क्या काम चलेगा। जहां से पानी आ रहा है, मान लीजिए ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया या फिर फ्रेश वाटर का सोर्स ही नहीं है, तो पाइप में पानी आएगा ही नहीं। समझ गए? तो मतलब जल जीवन मिशन का टारगेट अचीव कर भी लिया ना, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को इंप्रूव करना जरूरी है। इसी में अब फैक्टर आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट का
और इस चीज पे ध्यान भी दिया गया है जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन में जो प्रोजेक्ट है ना, सरकार कहती है लोकल कम्युनिटी को, फॉर एग्जांपल पंचायत को, कि भैया 10% पैसा, 10-15% पैसा आप दीजिए, बाकी 80-90% हम देंगे। इसका रीजन ये है, एक तो कम्युनिटी की ना ओनरशिप भी आती है कि भैया हमने इकट्ठा करके पैसा दिया है, तो हमारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को सहेज के रखने में। दूसरा, अब ना लोकल लेवल पे जल बंधु नाम से ना स्किल दी गई है। ये देखो, जल बंधु मोबाइल मैकेनिक्स, जो देखो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सकते हैं कहीं पर भी गड़बड़ी आती है तो इनकी सहायता से ना, मतलब लोकल कम्युनिटी को एंगेज करके और जल बंधु मोबाइल मैकेनिक्स इनके नेटवर्क को तैयार करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको सहेज के रखने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, बेंगलुरु आपको पता है हमारे देश की सिलिकॉन वैली आईटी सिटी, बेंगलुरु ना आज के समय में जबरदस्त वाटर क्राइसिस से जूझ रही है। कर्नाटक में 236 तालुकास में से 223 जो है ना वो ड्रोट से प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित है? क्योंकि देखो पिछले साल चाहे नॉर्थ ईस्ट मानसून हो या फिर साउथ वेस्ट मानसून हो, दोनों में काफी कम बारिश हुई कर्नाटक में, जिस वजह से कावेरी रिवर में पानी का लेवल कम है। कावेरी रिवर में पानी का लेवल कम होने की वजह से कर्नाटक को पानी कम मिला है। अब बेंगलुरु देखो एक ऐसी सिटी है जो काफी तेजी से ग्रो हुई है, बहुत ही ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन जो है वो बेंगलुरु की बढ़ी है, लेकिन उतना तेजी से ना तो सीवरेज की लाइन एक्सपेंड हो पाई है, ना ही पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतनी तेजी से एक्सपेंड हो पाया है। इवन बारिश भी होती है ना, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से एक्सपेंड होने की वजह से बारिश का पानी भी नीचे आसानी से पर्कुलेट नहीं होता। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना बेंगलुरु के आसपास और बेंगलुरु में काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है। और नीचे जाने के अलावा आपको पता ही है शहरों में क्या दिक्कत होती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवरेज वेस्ट, वो काफ़ी बार मिक्स हो जाता है सरफेस वाटर सोर्सेज के साथ में या फिर ग्राउंड वाटर के साथ में, तो कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। इवन देखो मिसमैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। बेंगलुरु के किसी हिस्से में पानी आपको ज़्यादा मिलेगा, एक्सेस में मिलेगा, और किसी हिस्से में पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ये मिसमैनेजमेंट भी काफ़ी है। आगे आगे तो देखो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो बेंगलुरु में, तो ना सिर्फ बेंगलुरु में बल्कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है 2018 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि आज के समय में हमारे देश में ना 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, और 2 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हर साल क्योंकि उनको ना सेफ पीने योग्य पानी नहीं मिल पाता। समझ रहे हो? और दूसरी तरफ देखो देश में ग्राउंड वाटर ओवर यूज और ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लोइटेशन चल रहा है। इंडिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17% है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास ना फ्रेश वाटर के सोर्सेज नहीं है जिस हिसाब से होने चाहिए। पानी की क्वालिटी के मामले में भी हमारी जो रैंक है काफ़ी घटिया है। आउट ऑफ 122 कंट्रीज 120 रैंक है हमारी। 70% जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है। किससे कंटामिनेटेड है? आर्सेनिक, फ्लूराइड, नाइट्रेट, आयरन, इन सब चीज़ों से। अगर देखो पानी को कंजर्व करने के लिए या फिर पानी को गवर्न करने के लिए आज अगर हमने अच्छे फैसले नहीं लिए ना, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है ना वो इसकी भरपूर कीमत चुकाएंगी। जैसे अभी ना ये डिसीजन लिया गया बेंगलुरु में कि पीने का जो पानी है वो गाड़ी वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब बेंगलुरु में इतने बड़े क्राइसिस आ गए पानी के, तब ये डिसीजन क्यों लिया गया? पहले क्यों नहीं लिया? क्या तो आज बाकी सिटीज को बेंगलुरु के हालात से सबक लेना चाहिए और पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी की गवर्नेंस को सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि पानी को कंजर्व करने की बातें देखो हम बहुत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों में अवेयरनेस आए कि हाँ पानी को बचा के रखना है, ऐसा दिखता नहीं है। मैं तो आज भी अपने आसपास देखता हूं कि कई बार उतनी कदर नहीं है वाटर की जितनी होनी चाहिए। तो आप बताओ कि ऐसे कौन से स्टेप्स सरकार ले सकती है जिससे कि आने वाले सालों में हमारे देश की सिटीज आउट ऑफ वाटर ना हो जाएं और आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी की दिक्कत ना हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल सैयद अता हसनैन का है। ये भी अच्छा लिखते हैं सिक्योरिटी इश्यूज पे, पहले आर्मी में रह चुके हैं। कश्मीर पे लिखते हैं ये अभी इस आर्टिकल में, नया कश्मीर।
अभी ना प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई थी कश्मीर में। ये कहते हैं देखो कश्मीर में ना अब साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 1989 में पाकिस्तान ने ना इंसर्जेंसी को प्रमोट करना स्टार्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर में। उस समय सरकार और आर्मी तैयार नहीं थी, तो 90s में एक कहावत है, ऐसा भी समय आया था कि ऑलमोस्ट हर घर में एक मिलिटेंट था। मतलब ये तो कहने की बात है, कहने का मतलब ये है कि मिलिटेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी कश्मीर में। उस समय एक नारा काफ़ी ज़्यादा फेमस था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन देखो आज ऐसा समय आ चुका है, अब नारा लगने लगा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। क्योंकि जहां देखो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आज के समय में ख़राब है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। कश्मीर के लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों की क्या सिचुएशन है। दूसरी तरफ इंडिया में कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट आया है हर एक डोमेन में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज़ हो, वंदे भारत ट्रेन्स हो, अच्छे रोड्स हों, हर डोमेन में कश्मीर में बढ़िया डेवलपमेंट देखने को मिला है। पहले देखो सिर्फ मिलिट्री फोकस किया करती थी लोगों के दिल जीतने पर। एक वर्ड जो है ना, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, सिर्फ मिलिट्री का फोकस होता था इस चीज पे कि कश्मीर के लोगों का दिल जीता जा सके। बट आज ना ऐसा हो रहा है कि सभी डिपार्टमेंट्स विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की अप्रोच से काम कर रहे हैं। और चूंकि सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई है तो मिलिट्री ने अपना रोल जानबूझ के कम कर लिया है और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से पहले के अपेक्षाकृत काम कर रहा है। ये देखो रिड्यूस्ड मिलिट्री प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस जब कम होती है ना तो ये नॉर्मलसी का सबूत है। मतलब सिचुएशन अब नॉर्मल हो चुकी है। पहले जहां देखो पत्थरबाजी की घटनाएं काफ़ी आम हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं रेयरली देखने को मिलेंगी कश्मीर में। लेकिन देखो कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली चीज देखो, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के इशू को इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। अभी पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर में अटैक करवाया जा सकता है। फिर से नया पैसा, नए मिलिटेंट्स इन्फिल्ट्रेट करवाए जा सकते हैं इंडिया में। दूसरी तरफ जो सेपरेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, आइडियोलॉजी अभी मरी नहीं है पूरी तरह से। आपको भी पता है जब तक आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी ना पूरी तरह से, तब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा। क्योंकि कोई ना कोई इस आइडियोलॉजी का फायदा उठा के युवाओं को सेपरेटिज्म के रास्ते पर धकेल देगा और कन्विंस कर देगा हथियार उठाने के लिए, टेररिस्ट बनने के लिए। और ये तो इतिहास में काफी सारे एग्जाम्पल हैं कि आइडियोलॉजी अगर जीवित रहती है ना तो समय समय पर वो फिर से रिवाइव जो है वो होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी ना कश्मीर में शांति है तो सरकार को ना इस चीज का यूज करना चाहिए कश्मीर में इलेक्शंस करवाने के लिए। काफी समय से इलेक्शंस वहां पे पेंडिंग है और स्टेटहुड रिस्टोर करना चाहिए। यूटी बनाया था, सरकार ने बोला था कि हम स्टेटहुड रिस्टोर कर देंगे, लेकिन सरकार को एक टाइमलाइन रखनी चाहिए कब सरकार के द्वारा स्टेटहुड वापस दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। क्या इलेक्शंस के बाद किया जाएगा, कब किया जाएगा? दो चीज़ें सरकार जरूर के, एक वहाँ पे स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, दूसरा स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ यार हमारे हाथों में पावर है और सब कुछ बढ़िया चलेगा, सरकार हमारे हित में फैसले ले रही है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कश्मीर से संबंधित। अगला आर्टिकल देखो, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन एनर्जी से संबंधित है। द हिंदू का आर्टिकल है। आप ना जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वुमेन को इंपावर करना एक सिर्फ सोशल जस्टिस वाला इशू नहीं है, ये एक इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इशू भी है। कैसे? देखो ऐसे, अब आपको पता है हमारे देश में खास करके रूरल एरियाज में ना एनर्जी संबंधित नीड्स को कौन मैनेज करता है? वुमेन मैनेज करती हैं। लेकिन आज भी रूरल एरियाज में बहुत सारे इलाकों में क्लीन एनर्जी की कमी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेशक लॉन्च की गई है, बावजूद इसके आज भी कैरोसिन वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है घरों में।
गोबर के उपलों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है और इससे होता है पोल्यूशन, इससे निकलता है हार्मफुल धुआं जिससे लोगों की जान जाती है। खाना कौन बनाता है? महिलाएं बनाती हैं, बच्चे घर में होते हैं। तो जो प्री मेच्योर डेथ होती है ना हाउस होल्ड पोल्यूशन की वजह से, उसमें महिलाओं का और बच्चों का नंबर सबसे ज़्यादा है और हर साल ऐसे लाखों महिलाएं और बच्चों की डेथ हो जाती है। तो अगर हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, क्लीन एनर्जी एंड जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि ये जो इश्यूज है ना ये इंटरलिंक्ड हैं। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 7 क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, गोल नंबर 12 क्लाइमेट एक्शन, ये सब जो इश्यूज है ना आपस में इनका इंटरकनेक्शन है। तो एक बड़ी पिक्चर सरकार को देखनी चाहिए। और दूसरा देखो, एक डायमेंशन राइटर ये देते हैं, अभी ना इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो टेक्निकल जॉब्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो टेक्निकल जॉब्स हैं, उनमें कितनी कम महिलाएं हैं, बहुत कम। अगर इन टेक्निकल जॉब्स में ज़्यादा महिलाएं आती हैं तो जाहिर तौर पे उनका इनकम लेवल बढ़ेगा, वो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगी। ये वही पॉइंट है महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने से संबंधित। तो दोनों डायमेंशन हमने देखी कि किस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है कि हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए मेल और फीमेल के बीच में, इन्वायरमेंटल इश्यू भी है। अगर आप वुमेन को एम्पावर करोगे तो क्लीन एनर्जी की एक्सेस बढ़ेगी, प्री मेच्योर डेथ कम होंगी। अगर आप महिलाओं को एम्पावर करोगे, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, टेक्निकल जॉब्स में उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, तो मतलब इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, गरीबी रेखा से वो परिवार ऊपर आएंगे। यहां पे देखो एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है जिसका एग्जांपल आप आंसर्स में दे सकते हो, सोलर मामाज। इसमें क्या है, जो इलिटरेट वुमेन है ना उनको ट्रेन किया जाता है सोलर इंजीनियर बनने के लिए, ताकि वो सोलर पैनल्स वगैरह में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उसे ठीक कर सकती हैं। अब इससे क्या होगा, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज होगी और दूसरा महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिस है जिसका एग्जाम्पल आप आंसर्स में दे सकते हो। तो लास्ट में राइटर कहते हैं, देखो एनर्जी सेक्टर में महिलाओं को एम्पावर करना ऐसा नहीं है कि ये सही चीज है, बल्कि ये कलेक्टिव फ्यूचर के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। स्टडीज ये शो करती हैं अगर एम्प्लॉयमेंट में जेंडर गैप कम होता है तो ना जीडीपी एक्सपेंड होती है, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया। तो कुल मिलाकर यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में। एनर्जी सेक्टर और जेंडर इक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशन है, क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछे तो आप ये डायमेंशन से ऐड कर सकते हो। लास्ट में क्वेश्चंस भी देख लीजिए। देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया की एनर्जी पॉलिसीज को आपको एनालाइज करना है जेंडर पर्सपेक्टिव से। फिर इंडियंस ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं, क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स या फिर ड्रॉबैक्स हैं इस चीज़ के, आपको वो डिस्कस करने हैं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। pwonlyas.com पे जाके आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मंडे को मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।